के निदेशक डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता हैं, जिन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया, एक अभिनव राह उन्होंने बनाई कि किस तरह से आप छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से भी बड़े संदेश दे सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले माँ गायत्री, गुरुदेव और गुरु माता के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को मेरा नमन और आप सबके हृदय कमल में विराजे हुए उस ईश्वर को मेरा नमन जिसने आपको प्रेरित किया यहाँ पर आने के लिए। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर थे, कोई बहुत बड़ा लेक्चर कहीं वो दे रहे थे, हजारों की संख्या में भीड़ बैठी हुई थी। उन्होंने एक चेक निकाला और उस पर 10,000 रुपया लिख दिया और कहा कि आज ये चेक मैं किसी एक को आप में से देने वाला हूं। कौन व्यक्ति है जो ये चेक लेना चाहता है? स्वाभाविक है, सबके हाथ ऊपर उठने थे, सबने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए। उन्होंने उस चेक को बिल्कुल ऐसे मोड़ दिया, ऐसे छोटा सा ऐसे वो बना दिया, पटक दिया, उसके बाद फिर उठाया, फिर कहा कि अब कौन लेना चाहता है। और आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा जान करके फिर सबने अपने हाथ उठाए होंगे कि अब भी हमको चाहिए। उन्होंने फिर उसे नीचे पटका, जूते से रौंद दिया, रगड़ दिया, फिर उठाया, फिर बोला अब कौन लेना चाहता है। और फिर मुझे कहते हुए और वापस से कोई आश्चर्य नहीं है कि अब की बार भी प्रत्येक हाथ उठ रहा था कि हमें ये चेक चाहिए। थोड़ा सा वस्तु स्थिति पर विचार करें, उस चेक की भांति ही हमारा जीवन होना चाहिए। ये प्रकृति, ये जिंदगी बहुत बार हमें रोंदती है, कुचलती है, हमें नीचे गिराती है, लेकिन यदि हमने अपनी वैल्यू खत्म नहीं की तो हमारे जीवन में हमारी वैल्यू भी वही होगी कि दुनिया का हर आदमी हमसे संपर्क करना चाहेगा, हमें अपने जीवन में लेना चाहेगा। पिछले दिनों कोरोना काल में आप सबने देखा स्थितियां बड़ी विकट हुई। इन्हीं सब चीजों पे और ईश्वरीय कृपा से, और चूंकि अगर आपको जानकारी हो कोरोना में सबसे ज्यादा त्रस्त आदमी किस चीज से हुआ, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हुई लोगों को? कौन सी थी ऐसी चीज सर? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मिलती कहां से है सर? कहां से? अच्छा, आज इस कार्यक्रम के साथ मैंने एक शब्द और जुड़ा हुआ देखा है, प्रकृति वंदन। इस प्रकृति ने हमको सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन बिगाड़ा किसने? किसने बिगाड़ दिया सर? तो ये प्रकृति समय समय पे हमें मौका देती है कि वो कुचल भी देती है, लेकिन हमें वैल्यू समझनी है उस चेक की भांति कि हमें कितना ही कुचल दिया जाए, कितना ही हमें परित्यक्त कर दिया जाए, कितना ही गिरा दिया जाए, लेकिन उस चेक की भांति यदि हमने भी अपनी वैल्यू बरकरार रखी तो जीवन में हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी हम असफल नहीं होंगे। और इन सब पे एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। क्योंकि वो देशी गोमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई और वहां एक एहसास हो गया कि ईश्वर अपने से कोई अच्छा कार्य कराना चाह रहे हैं। इन सब पे काम करते करते कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अखबार की उस हेडलाइन में पढ़ने को मिला जो मैं आपसे पहले अभी वार्ता कर चुका कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से धामों पे कतारें लगी। तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके और हमने एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली शब्द सुना आप सबने? पंजाब और हरियाणा में बहुत होती है, हमारे राजस्थान में सरसों, विदर्भ में आप चले जाएं तो सोयाबीन, ऐसे पूरे भारत में फसलों का ऐसा एक्सट्रैक्ट जिसे जानवर नहीं खाता और जमीन में दबाएं तो जमीन बंजर हो जाती है, इसलिए किसान की मजबूरी है उसको जलाना। पंजाब और हरियाणा में जलाता है, हमारे यहाँ भी जलाते हैं। हमने किसानों से वो पराली खरीदी, देशी गौमाताओं का गोबर लिया, हवन सामग्री मिलाई और ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिला जो विश्व में पहली बार बनाई गई। और उससे मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, जयपुर में 300 से ज्यादा अंतिम संस्कार हम करवा चुके और ये फाइल जब भारत सरकार में भेजी, मोदी जी ने एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, वहां हमारा प्रोग्राम रजिस्टर्ड हुआ और जयपुर में MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर बना, क्योंकि वहां साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। उन्होंने इसकी सब साइंटिफिक वैल्यूज निकाली, कैलोरीफिक वैल्यू निकाली, एश कंटेंट निकाला और जब ये प्रूवन हो गया कि ये लकड़ी पूर्णतः सफल है, केवल अंतिम संस्कार नहीं, जहां यज्ञ संस्कार हो, जहां विवाह संस्कार हो और इवन देन चाहे वो होटल हो, ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो, इंडस्ट्री हो,
जहां कहीं भी लकड़ी जलाने की आवश्यकता होगी वहां विकल्प के रूप में हमने उसको नाम दिया साहब गोमय समिधा। समिधा शब्द का मतलब हवन करने योग्य लकड़ी, और गोमय का दो अर्थ होता है। एक गोमय संस्कृत में गोबर को कहते हैं, और एक गोमय का मतलब जैसे राममय, शिवमय, काशीमय, यानी उसमें लीन हो जाना। तो गाय के गव्यों में लीन हो जाना। हमने प्रयास किया हमारा धन हमारे भारत में ही रहना चाहिए, इसलिए उस वेस्ट को भी बेस्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट, गोबर और हवन सामग्री तीनों को मिलाकर के वो लकड़ी बनाई। भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया और नगर निगम में हमने फाइल लगाई। महज 3 महीने के अंदर हमारी फाइल क्लियर हो गई। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 मोक्षधाम नगर निगम ने गोमय परिवार को सरेंडर कर दिए हैं, और उन 11 मोक्षधामों पे आने वाले दिनों में कमरे बनने जा रहे हैं। ये गोमय समिधा, वहां पे लगने वाला घी, कपूर, सब कुछ वहां मिलेगा। और एक सबसे बड़ी यूएसपी हमारे इस प्रोग्राम की जो हमने तय किया, हम एक बोर्ड लगा देंगे जिसपे लिख देंगे कीमत तो इस सामग्री और लकड़ी वगैरह की ये है, यदि आप सक्षम हैं तो दे जाएं, वरना गोमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। यानी जो सक्षम होगा वो दे दे। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो वो शव नहीं शिव हो जाता है, और शिव सबके लिए आराधनीय है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए गोमय परिवार ने बीड़ा उठाया, और 27 मार्च 2022 से, क्योंकि सरकार मान चुकी थी, मोक्षधामों पे लकड़ी भी बन चुकी थी, मोक्षधामों पे काम भी होना था, पर हमें लगा मोक्षधाम पे जाने पे ही थोड़ी पता चलना चाहिए, ये तो पुण्य का कार्य है, 2 पेड़ों को बचाने का कार्य है। क्योंकि एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, 1-2 करोड़ पेड़ जब कट के जलते हैं तो 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है इन पेड़ों के जलने से। और पूरे भारत में लाखों लोग, आज के भी भास्कर में आप खबर उठा के पढ़िएगा, जब लिखा हुआ है 70 लाख लोग प्रतिवर्ष पूरे विश्व में केवल प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं, जो ये लकड़ियों के गैसों के जलने से जो पॉल्यूशन होता है समय से पहले, और काल कलवित हो जाते हैं सब वो लोग। तो हमने छोटा सा प्रयास ये किया, जो कार्य वहां 500-600 किलो, अब मैं ऐसा नहीं कहता कि इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता, पर कहां कमी आती है, जो काम वहां 500 से 600 किलो लकड़ी से हो रहा है अंतिम संस्कार, अपना ये कार्य मात्र 250 से 300 किलो लकड़ी में हो जाता है। यानी 45 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तो हम केवल और केवल इसलिए कम कर देंगे क्योंकि पेड़ों की लकड़ी की जगह हम लोग अपनी गोकास्ट या गोमय समिधा काम में ले रहे हैं। और जो वो 2 पेड़ कटने से बच जाएंगे, प्रत्येक वर्ष एक पेड़ 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, प्लस ऑक्सीजन भी छोड़ता है। यानी बाकी का जो प्रदूषण होगा उसको वो दोनों पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो हमने कटने से बचा लिया है। हमारा राजस्थान तो पूरे विश्व में इस बात के लिए जाना जाता है कि 1730 में 363 लोगों ने और अपनी गर्दनें कटवा दी थी साहब खेजड़नी को बचाने के लिए। है अपने को जानकारी, अब तो गर्दन भी नहीं कटवानी है, और अब केवल छोटा सा प्रयास करना है। इसके लिए हमने 2 काम प्रारंभ किए। होगा क्या, अभी यज्ञ करेंगे और उठ के जाएंगे और फिर भूल भी जाएंगे। हमने 2 काम किए, संकल्प पत्र भरवानी शुरू करें। अब चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो ऐसा नहीं कि 150 करोड़ की आबादी से भर पाए। हमने छोटे से छोटा लक्ष्य लिया 1% का, और 150 करोड़ का 1% भी 1.5 करोड़ होता है ना। तो 1.5 करोड़ लोगों से संकल्प पत्र भरवाना भी आसान नहीं है। तो पहले काम हम घर से शुरुआत करते हैं, और जयपुर से जब शुरुआत की बात आई तो पता चला जयपुर की आबादी ही 50 लाख है। वहां भी संकल्प पत्र भरवाएंगे तो 50,000 संकल्प पत्र हो जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें रख दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटी छोटी जिम्मेदारी दे, और उस जिम्मेदारी के बिहाफ पे अपना काम हो जाए। स्वयं का संकल्प पत्र भरे और 50 लोगों से संकल्प पत्र और भरवा दे। हमारा उद्देश्य है कि आप उससे गहरे से जुड़े, और जब तक आम जनता की सहभागिता किसी भी काम में नहीं होने, तो साहब सरकारें कितना ही प्रयास कर ले, संगठन कितना ही प्रयास कर ले, आम आदमी के जुड़े बिना किसी भी काम को 100% सफल करना संभव नहीं है। तो यज्ञों का हमने माध्यम लिया। यज्ञ के माध्यम से हमने तय किया, चाहे हमारे पास 10 लोग आए, 50 लोग आए, 20 लोग आए, कितने भी लोग आए, हमारी बात को हम आसानी से उन तक पहुंचा सकेंगे। और 2 संकल्पों में पहला संकल्प हमने ये लिया कि किसी भी एक गोगव्य का नित्य प्रति अपने घर में पालन करें। क्योंकि गाय बचाने की बात तो हम करते हैं, गाय नहीं बचेगी तो गोबर कहां से आएगा, फिर कैसे काम होगा। तो सबसे पहले आधार जरूरी है। और गौशालाओं के विडंबना आप देखिए कि वहां पर कितना ही चाहे अनुदान, उसके बावजूद भी गौ माता दैनी बनी हुई, क्योंकि दान दिया जाता है। हमारा ये मानना है, जिसको हम माँ कहते हैं, एक तरफ हम माँ कह रहे हैं, एक तरफ दान पे जिंदा रख रहे हैं, ये दोहरी बात हो गई।
आज हम शहरों में रह रहे हैं तो संभव नहीं है हर किसी के घर में गाय पालना, लेकिन गौमाता के गव्य तो हम अपने घर में ला सकते हैं। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत जल्दी आने वाले दिनों में वो गोगव्य गोमय परिवार के माध्यम से आपको सहज उपलब्ध होंगे। यदि आप संकल्प लेंगे कि प्रतिदिन एक कोई सा भी गोगव्य घर पे उपयोग लेना है, चाहे वो धूपबत्ती हो सकती है, गोनाइल हो सकता है, तो इस तरीके से किसी से भी आसपास किसी भी गौशाला से ले, लेकिन जिस दिन हमने गव्यों को घर में स्थान देना शुरू कर दिया, आप निश्चित मानिए किसी गौशाला को किसी गाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, जहां भी लकड़ी जलती हुई दिखे तो उस जगह आप गोमय समिधा या गोकास्ट का उपयोग करवाने का प्रयास करें। और इसकी छोटी सी वानगी मैं आपको बताता हूँ। 2 साल पहले की होली के दिन हमने एक संकल्प लिया था कि होली पे भी एक पेड़ जल जाता है अमूमन, तो ऐसी स्थिति में गोकास्ट से होलिका दहन का एक हमने अभियान प्रारंभ किया। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, जयपुर में 750 से ज्यादा जगह पहली बार में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप अब की गई बार वाली होली पे हमने 15-20 दिन पहले इनिशिएटिव लिया व्यापार मंडल और नगर निगम के साथ मिलकर के। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 2000 से ज्यादा जगह पे गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। एक जगह 300-150 किलो गोकास्ट गया। और जो हमारी परंपरा है, 2 करोड़ पेड़ों को प्रत्यक्ष तौर पे हम कटने से बचा लेंगे। और जिस प्रकृति वंदन के लिए आज सब आए हैं, वृक्षारोपण बहुत हो चुका है, अब बारी वृक्ष रक्षण की है। वृक्षारोपण तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये तो चलना ही है, लेकिन हमने लगे हुए पेड़ों को भी यदि कटने से बचा लिया तो कोई कारण नहीं है कि भारत विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने में महती भूमिका अदा करेगा। क्योंकि पर्यावरण की समस्या अकेली भारत की नहीं है साहब, पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व की है। और जब जब विश्व में समस्या आई है ना, भारत उसमें एक कदम आगे बढ़कर के सहभागिता निभाने में अव्वल रहा है। गोमय परिवार ने जो छोटा सा प्रयास किया है, मुझे अपेक्षा है कि आप सबका आने वाले समय में इसमें सहभागिता मिलेगी। और जब सब मिलकर के हम काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि इस प्रयास को 1 नहीं 100% तक भी हम सफलता पहुंचाएं। आप सबने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रकार आप इन अच्छे कार्यों से जुड़े रहे ताकि प्रकृति के इस कार्य में जय गौ माता, जय गौ माता। इदं गायत्री इदं नमः